करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और होपफुली ये जो वीडियो लेक्चर होगा ये वन शॉट होगा, यानी एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू एंड कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने पिछला जो टॉपिक था हमारा पॉलिनॉमियल्स का वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देखो। उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने डिस्कस किया है, उसके जो रूट्स होते हैं वो दो रूट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया है। कॉफिशिएंट्स का रिलेशनशिप रूट्स के साथ क्या होता है वो हमने डिस्कस किया है, तो वो सब हमने डिस्कस किया है। वो आप एक बार जाके जरूर से देख लो अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आपने देख लिया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले तो मैं अगर मैं बात करूं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बात करता हूँ, स्लाइड देता हूँ ब्लैंक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन है, तो यानी इसमें एक इक्वल टू का साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक ऐसी इक्वेशन होगी, एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो कुछ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल्स टू में जीरो, अगर मैं कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन लिख दूं तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। इसके रूट्स कितने होते हैं, या मैं जीरोस कहूं या मैं सॉल्यूशंस कहूं। ओके, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैक्सिमम टू, मैक्सिमम टू सॉल्यूशंस होते हैं बेटा इसके। अंडरस्टूड, दो सॉल्यूशंस के दो रूट्स इसके हो सकते हैं। रूट्स क्या होते हैं, जहां पर भी ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक पैराबोला बनेगा, तो इसका ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करता है वही इसके जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशंस कहे जाते हैं। तो पैराबोला अगर ऐसे कुछ कट कर रहा है तो इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पर हो गए। पैराबोला अगर कुछ ऐसा कट करेगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा। पैराबोला अगर बिल्कुल कट नहीं कर रहा है कहीं पे भी देखो तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो तीन केसेस हो सकते हैं जहां पे दो रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर दोनों रियल तो हैं बट इक्वल हैं, यहाँ पर नो सॉल्यूशन है। तो ये रूट्स हैं, इस तरह से इसके रूट्स हम डिफाइन करते हैं। तो अब हम नेचर ऑफ रूट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नेचर ऑफ रूट। ओके, तो नेचर ऑफ रूट की अगर हम बात करें बेटा, नेचर ऑफ रूट्स को पता करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके लिए हम जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट कैपिटल डी से डिनोट होता है। फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, इस फॉर्मूला में ए बी सी क्या है, ए बी सी वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। तो डिस्क्रिमिनांट आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले निकाल लो। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने निकाल लिया तो उसकी एक वैल्यू आएगी, हो सकता है पॉजिटिव है, हो सकता है नेगेटिव है, हो सकता है जीरो है। तो अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट है क्या उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पहला जो नेचर ऑफ रूट हो सकता है वो ये हो सकता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो आप कह सकते हो कि जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे बेटा, है ना। तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट अगर होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। दो अलग अलग जगहों पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता होगा। अंडरस्टूड। तो पहली पहली कंडीशन ये है कि अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए, यानी कि माइनस वन सॉरी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस का कुछ भी आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दो अलग अलग जगहों पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डी जो है इक्वल टू जीरो आ जाए। तो जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर होंगे। अल्फा की वैल्यू अगर वन है तो बीटा भी वन होगा, अल्फा की वैल्यू अगर माइनस वन है तो बीटा भी माइनस वन होगा। अल्फा की जो वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू होगी। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा होगा, कुछ ऐसा देख लो।
तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है या कुछ ऐसा, देख रहे हो? तो ये रियल एंड इक्वल रूट होंगे अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब आपने किया तो आंसर आ गया जीरो। तो इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड हमारी कंडीशन है वो है थर्ड कंडीशन कब, जब डी की वैल्यू बेटा जीरो से छोटी आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए। अगर डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो रियल रूट है ही नहीं, तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है ना, पैराबोला जो है वो कुछ ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। आप देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये कट नहीं कर रहा है, ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है ये वाला, पर ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, राइट? ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो ये अगर एक्स एक्सिस कहीं पे भी नहीं कट कर रहा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी उसके रूट्स हमें निकालने की, यानी उसके सॉल्यूशंस हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है या नहीं। अंडरस्टूड? तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसका नेचर ऑफ रूट हम पता करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर d हम चेक कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है बेटा। अंडरस्टूड? तो d b की वैल्यू बेटा, b क्या है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स a क्या है टू, c क्या है वन, ठीक है? तो d कितना आ गया, थ्री का स्क्वायर इज बेटा नाइन, माइनस में एट हुआ, तो d नाइन माइनस एट इज वन। तो क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो के बराबर है? तो ये सब पॉजिटिव है। तो क्योंकि d इज ग्रेटर देन जीरो, एज d इज ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स कैसे होंगे, इसके नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा वो रूट्स है क्या वो नहीं पता, पर कुछ भी हो वो अलग अलग रूट होंगे, अल्फा बीटा के बराबर नहीं आएगा, और रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसा ड्रॉ हो सकता है, अंडरस्टूड, या वो ऐसा ड्रॉ हो सकता है, अंडरस्टूड। वो एक्स एक्सिस की दो जगहों पे कहीं पे भी कट कर रहा होगा, ये तो पक्की बात है, दो अलग अलग जगहों पे कट कर रहा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अंडरस्टूड। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू। लेट्स से 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। सो अब आप करो d, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो d b का स्क्वायर है माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स a इज फोर टाइम्स c इज फाइव। तो देखो ये हो गया फोर, माइनस में फोर टाइम्स फाइव इज ट्वेंटी, टाइम्स फोर इज एटी। तो d की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस का 76, तो d नेगेटिव है, as d is less than 0, no real roots exist, no real roots exist। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा, कैसा भी हो, मतलब वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा होगा, सिंपल। समझ में आया? तो इसका मुझे सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने ये नहीं समझा कि रूट्स निकालने कैसे, रूट्स हम निकालते हैं, आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। एक तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है जो आप ऑलरेडी पॉलिनॉमियल्स में डिस्कस कर चुके हो, उससे आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा और बीटा दो रूट्स निकाले थे, दो जीरोस निकाले थे ऑलरेडी। एक और तरीका है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर कर भी हम रूट्स निकाल सकते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, अगर वो लेस देन जीरो है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देखो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। डी अगर जीरो के बराबर है तो वन रूट यानी रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे पर दोनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा के बराबर होगा। डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो दो डिस्टिंक्ट रूट, आप देखो एक्स एक्सिस दो डिस्टिंक्ट अलग अलग जगहों पे कट हो रहा है ग्राफ के थ्रू, अंडरस्टूड? अच्छा अभी हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, रूट्स निकालना, अंडरस्टूड? अभी नेचर ऑफ रूट तो पढ़ लिया, रूट्स कैसे निकालें, एक्स की वैल्यूज कैसे निकालें। तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए से। तो अगर आप एक बार में एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस का रूट डी अपॉन टू ए करोगे तो अल्फा मिल जाएगा आपको यहाँ से,
और अगर आप x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का रूट डी अपॉन 2a करोगे तो बीटा मिल जाएगा आपको यहाँ से। अच्छा, व्हाट इज b है, तो डोंट फॉरगेट d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर कर आप x की दो वैल्यूज यानी कि जो रूट्स हैं वो आप निकाल सकते हो, जीरोस आप निकाल सकते हो। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कई बार क्या होता है, नंबर थोड़ा सा बड़ा जाता है। जब नंबर बड़ा आता है ना तो उसको थोड़ा सॉल्व करना बेटा मुश्किल काम है ना, तो उसमें सोचना पड़ रहा है। तो अगर आपके पास सोचने जैसा टाइम नहीं है, आपको टीडियस टास्क लग रहा है सोचना, तो आप एक काम करो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और उसके रूट्स निकाल लो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमने ये सब तो डिस्कस कर ही लिया। ये भी हो गया। अब हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हूँ, अगर आप ट्राई करोगे दोबारा से खुद से करने का भी तो आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर है बेटा, एंड दिस इज ऑल्सो के स्क्वायर। ओके, तो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं सर, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड इक्वल्स टू 0। बी क्या है बेटा, दिस इज योर 2k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 का आप करोगे क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर करना है आपको। मेक सेंस, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूँ, प्लस 1 माइनस में 4 टाइम्स ए। सर ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, कुछ नहीं है तो 1 होगा, टाइम्स सी। सर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर इज इक्वल टू रख दो 0। तो ये जो 2 है ना, इस 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लगा दो बेटा आइडेंटिटी, तो 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देखो 4k स्क्वायर पॉजिटिव, 4k स्क्वायर नेगेटिव, खत्म। 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0, 8k इज इक्वल टू माइनस का 4, और इसको आप सॉल्व करोगे, k इज इक्वल टू माइनस 4/8, k की वैल्यू आ गई -1/2। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉरी ये रहा क्वेश्चन 2। हाँ जी, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन मतलब समझ रहे हो, अगर एक 2 है तो दूसरा -2 है, एक 3 है तो दूसरा -3 है, एक अगर 4 है तो दूसरा -4 है, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव बीटा। और अगर ऐसा होगा तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप निकालोगे, जो कि होता है सी बाय ए, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप करोगे तो अल्फा टाइम्स बीटा करोगे, दैट इक्वल टू सी बाय ए। अच्छा, अल्फा की जगह आप माइनस बीटा रखोगे बेटा, टाइम्स इट बाय माइनस बीटा, यानी कि आप देखो माइनस बीटा का स्क्वायर आ रहा है, तो लॉजिकली जो सी बाय ए है वो माइनस आएगा, सी बाय ए नेगेटिव होगा। सी बाय ए नेगेटिव का क्या मतलब है ना, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, तो सी बाय ए नेगेटिव होने का क्या मतलब है, तो क्या सी बाय ए नेगेटिव होने का ये मतलब नहीं है कि जो सी बाय ए है वो लेस देन जीरो है। हाँ जी सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेस देन जीरो है, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है बेटा वो लेस देन जीरो। ये सब मैंने समझाने के लिए कराया आपको, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सी बाय ए के मेथड से कर लेते हैं, अदरवाइज हमें डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, उसे ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अनइक्वल है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए तो ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, राइट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो रियल एंड इक्वल जीरोस हो सकेंगे। बट फिलहाल हम इजी मेथड कर रहे हैं कि सी बाय ए शुड बी लेस देन जीरो, तो चलो करते हैं सी बाय ए। सी क्या है सर, चेक करो, p प्लस टू पी माइनस वन, p प्लस टू पी माइनस वन अपॉन में बेटा a क्या है, a इज 3, दैट शुड लेस देन जीरो, 3 उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, p प्लस टू ब्रैकेट p माइनस वन शुड लेस देन जीरो। यहाँ से आपको p की वैल्यू एक मिल जाएगी -2, इजंट इट, अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, और एक p की वैल्यू मिलेगी +1, तो यानी कि p जो है वो -2 से 1 के बीच में होगा। तो p की रेंज आपको पता चल गई, रेंज यानी p कहाँ कहाँ तक हो सकता है, -2 से 1 के बीच में हो सकता है, -2 के इस तरफ -3 -4 -5 नहीं हो सकता, और 1 के इस तरफ
2 3 4 नहीं हो सकता। तो आप देखो इनमें से p की वैल्यू कौन सी नहीं है, तो -3 नहीं हो सकता ना बेटा। दैट मीन्स cannot be the value of p, यानी -3 cannot be the value of p, understood? So d is the correct option here, है ना। देखो 0 जो है -2 और 1 के बीच में आता है, -1 -2 और 1 के बीच में आता है, 1/2 -2 और 1 के बीच में आता है। बट जो -3 है वो -2 के और लेफ्ट में जाता है, तो यानी कि वो -2 और 1 के बीच में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, डी हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कराया, ठीक है। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने राम कहानी लिखी है ना, ये वाली जो कहानी मैंने लिखी है सिर्फ समझाने के लिए लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, और मैंने बस यहाँ से क्वेश्चन का आंसर शुरू किया है। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओ ये रहा, ठीक है। फिर से ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड इक्वल्स टू 0। व्हाट इज b? b इज सर 2 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, -4 टाइम्स a। व्हाट इज a सर? अल्फा माइनस 12, अल्फा माइनस 12 टाइम c is what sir 2, तो should equals to 0। बहुत ही बढ़िया। हम जब ये करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अल्फा माइनस 12 का स्क्वायर अल्फा माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस में 4 टाइम्स 2 इज 8 अल्फा माइनस 12। ओह देखो, एक थोड़ा सा लेंथी वे ये है कि हम क्या करें, हम थोड़ा सा इधर फर्स्ट टर्म के अगर आप चाहो तो आइडेंटिटी लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, एक्सपेंड करो और फिर इसको सॉल्व करो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, लेंथी हो जाएगा। अब वो दिख रहा है इधर, ये जो पहला टर्म है इसमें 4 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर है, दूसरा टर्म है इसमें 8 अल्फा माइनस 12 है। तो एक तो 4 और 8 में 4 कॉमन है, अल्फा माइनस 12 का स्क्वायर अल्फा माइनस 12 में अल्फा माइनस 12 कॉमन है, क्यों ना यहीं पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, क्योंकि क्यों ना यहीं पे से आप स्प्लिटिंग कर लो, है ना। तो 4 अल्फा माइनस 12 आप कॉमन ले लो, दोनों में से, इसमें से भी इसमें से भी। तो अगर आप ऐसा करोगे तो देखो यहाँ से 4 में से 4 खत्म, तो 4 तो खत्म हो गया, अल्फा माइनस 12 के स्क्वायर में से अल्फा माइनस 12 निकाला है, क्योंकि अल्फा माइनस 12 बचेगा एक, है ना। ध्यान से देखो, अल्फा माइनस 12 के होल स्क्वायर में से अल्फा माइनस 12 निकाला है ये वाला, तो अल्फा माइनस 12 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 बचा, और अल्फा माइनस 12 था बेटा, अल्फा माइनस 12, तो अल्फा माइनस 12 तो पूरा बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे तो इस अल्फा माइनस 12 की जगह कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो ये बचा -2 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये 4 अल्फा माइनस 12 और ब्रैकेट में यहाँ पे अल्फा माइनस 12 -2, तो अल्फा माइनस 14 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यस, आ गया मजा। कितना सिंपल तरीके से हमें इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, है ना। अच्छा 4 तो उधर जाके बेटा खत्म हो जाएगा 0 से, तो लॉजिकली अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा की वैल्यू 12 हो सकती है और अल्फा की वैल्यू 14 हो सकती है। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया सर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा कैन बी 12 कॉमा 14, कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टूड, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है सर। इस तरह के क्वेश्चंस आप 5 और डिस्कस कर लेना, कहीं से भी, आर डी आर एस जहाँ से भी करना है कर लेना, और आपको ये जो टॉपिक है ना क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम में कम से कम ना, मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर कम से कम 5 से 6 मार्क का आता है, ठीक है। और जिसमें से इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको डी को यूज करना है, डी की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है, अल्फा या बीटा या पी एक्स के कुछ भी निकालना हो सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क में देखने को मिल जाता है। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, अंडरस्टूड, ये 2 मार्क का है बेटा, ध्यान से, है ना, अच्छे से करना है प्रैक्टिस। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। ये जो अब हमारा वर्ड प्रॉब्लम का सेगमेंट है ना, मैं आपको बता दूं, तो वर्ड प्रॉब्लम जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, ठीक है, एजेस वाली थी, फ्रैक्शन वाली थी, आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी चैप्टर नंबर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम करा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो जाके देख लो पहले, ठीक है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन थे जो हमने किए थे, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने किए थे वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो वो सभी वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपने चैप्टर नंबर 3 में देखी थी, वही सेम टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको चैप्टर नंबर 4 में भी देखने को मिलेंगी। बट वहां पे क्या था,
वहां पे आपको दो इक्वेशन मिलती थी, उस इक्वेशन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दो इक्वेशन मिलती थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कह रहे थे, ठीक है, और वो भी टू वेरिएबल्स में। यहाँ पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो एक्स है तो एक्स 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 ही होना चाहिए, वाई है तो वाई 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 होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में, और वो डिग्री टू की इक्वेशन होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो क्वेश्चन पढ़कर, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 3 का है या चैप्टर नंबर 4 का है। ऑल तो अगर कोई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है तो वो चैप्टर नंबर 3 से ही सॉल्व हो पाएगा, चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बन ही नहीं पाएगी। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो उसके दो लीनियर इक्वेशंस बन ही नहीं पाएंगी। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जब आप कर लोगे ना दोनों चैप्टर्स की, तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, और हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50। The sum of the squares of three consecutive positive integers is 50। तो पहले तो consecutive positive integers क्या होता है? तो consecutive integers की जब हम बात करते हैं या positive integers की हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि पहला नंबर अगर 2 है तो अगला नंबर 3 होगा, अगला नंबर 4 होगा। तो consecutive numbers पहले तो आप assume कर लो बेटा, consecutive numbers, सर, तो पहला नंबर है x, अगला उसका +1 होगा, और अगला उसका +1 होगा, तो x + 2 हो जाएगा। पहला x, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2 हो जाएगा। So the sum of squares of three consecutive positive integers, तो sum of squares of three consecutive integers, ठीक है, तो जो थ्री consecutive numbers के स्क्वायर्स हैं, नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, तो नंबर पहला x है उसका स्क्वायर x स्क्वायर, नंबर दूसरा x + 1 है उसका स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर, नंबर तीसरा x + 2 है उसका स्क्वायर यानी x + 2 का स्क्वायर, तो तीनों नंबर के स्क्वायर का सम, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू 50। तो ये बन गई इक्वेशन। क्या यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी? हाँ जी सर मिलेगी। एक्स स्क्वायर, अभी x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, एंड देन 2x प्लस में x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4x इज इक्वल्स टू 50। थोड़ा सा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4x यानी कि 6x, एंड देन 1 प्लस 4 इज 5 इज इक्वल्स टू 50। और इसको आप सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर प्लस 6x, और माइनस का बेटा 50 इधर आ जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन आ पा रहा है? हाँ जी सर 3 तो कॉमन आ पा रहा है। 3 अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो एक एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया बेटा 2x, और ये माइनस में कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो देखो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप इसे निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ज्यादा आसान होगा यहाँ पे, राइट राइट। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है आपको, 5 टाइम्स 3 बेटा 15 होता है ना, और 5 -3 बेटा 2 भी होगा, तो ये प्लस का 2 भी मिल जाएगा, और 5 टाइम्स -3 करोगे तो माइनस का 15 भी मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पा रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे x प्लस 5, -3 कॉमन लेंगे x प्लस 5, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ मेस कर दिया था यहाँ पे, ओके फाइन। तो अब आप देख पा रहे हो x प्लस 5 कॉमन लूंगा और x -3 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो अगला स्टेप है x प्लस 5 ब्रैकेट x -3 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 और x की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, x जो है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर था, है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x जो है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यानी x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है। तो x है पहला नंबर 3, दूसरा नंबर है 3 प्लस 1 विच इज 4, तीसरा नंबर है आपका फिर x प्लस 2 विच इज 5, 3 प्लस 2 इज 5। तो ये अपने पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए।
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक फ्लाइट है जो कि 600 किलोमीटर की है, यानी कि 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर आपको फ्लाई करना है। एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, एयरक्राफ्ट को हमें थोड़ा सा स्लो करना पड़ा क्योंकि वेदर सही नहीं था, है ना। बारिश हुई होगी या लाइटनिंग हो रही होगी, उसकी वजह से हमें एयरक्राफ्ट को स्लो करना पड़ा। तो आप ये समझ लो, डिस्टेंस आपको पता है कि 600 किलोमीटर है। Its average speed for the trip was reduced by 200 किलोमीटर। तो जो एवरेज स्पीड थी ट्रिप की, वो 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो सबसे पहले ओरिजिनल स्पीड कुछ रही होगी, है ना, ओरिजिनल स्पीड कुछ रही होगी, उसको आप x मान लो, ठीक है। ओरिजिनल टाइम कुछ रहा होगा, उसको आप y मान लो, ठीक है। ये x किलोमीटर पर आवर है, ये y आवर्स है, अंडरस्टूड। तो अभी डिस्टेंस तो बेटा क्या ही होता है, डिस्टेंस होता है सर स्पीड इंटू टाइम, तो यानी x इंटू वाई। क्या डिस्टेंस आपको पता चल गया 600 किलोमीटर है? हाँ जी सर। तो क्या 600 किलोमीटर जो है वो एक्स वाई के बराबर है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो 600 बराबर एक्स वाई, जहां पर भी इसका काम आएगा हम उसको यूज कर लेंगे। अच्छा, अब हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ओके, तो कह रहा है क्योंकि वेदर खराब था तो हमें ना स्लो करना पड़ा, तो जो स्पीड थी उसकी 200 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी। तो जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो गई? x माइनस 200 हो गई, है ना। स्पीड को मैंने x माना हुआ था। एंड द टाइम, ऑफ कोर्स जब आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओरिजिनली जो आपको टाइम लग रहा था वो y आवर्स लग रहे थे, है ना। तो अभी टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? बाय 30 मिनट इंक्रीज हो गया। तो y प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को आवर में करोगे तो 1/2 आवर आएगा, तो 1/2। तो टाइम आपका 1/2 आ गया बेटा, y प्लस 1/2 आ गया। इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके? बोलो सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो टाइम ही निकालना है, यानी बाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अच्छा, डिस्टेंस क्या बदलने वाला है क्या, मुझे बताओ। यहाँ पे डिस्टेंस बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला है। डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है सर? x माइनस 200 है। टाइम कितना है सर? टाइम है सर y प्लस 1/2। एंड दिस शुड इक्वल्स टू डिस्टेंस, विच इज, अभी डिस्टेंस तो क्या है? x इंटू वाई है, विच इज 600 ओनली, है ना। तो इस डिस्टेंस की जगह पे मैं 600 लिख देता हूँ। ओके, नाउ x माइनस 200 है, तो इसको y प्लस 1/2 से आप मल्टीप्लाई करो, तो x टाइम्स y आएगा, एंड देन x टाइम्स 1/2 विच इज प्लस में x/2 होगा, और फिर माइनस का 200y, फिर माइनस में देखो 200 इंटू 1/2, तो फिर 100 हो जाएगा। अब आपको, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चाहिए, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी जिसके अंदर आपके पास एक ही वेरिएबल हो, है ना, या तो x ही हो या y ही हो। और क्योंकि आपको टाइम निकालना है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, हम इसको y के फॉर्मेट में ही रख देते हैं। तो जहां पर भी x है वहां पर हम y को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे करते हैं? पहले से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देख, 600, ये वाला 600 एज इट इज, और क्या एक्स वाई 600 के बराबर है? हाँ जी, से बराबर है। तो 600 इस एक्स वाई की जगह पे, प्लस में ये जो x/2 है बेटा, x/2, क्या आप यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या x की वैल्यू 600 अपॉन में y आ जाएगी? क्या x 600 अपॉन y हो सकता है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। ये जो y है ये उधर जाके नीचे डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 600 अपॉन y आएगी। तो ये जो x/2 है, इस x की जगह पे आप 600 बाय y रख सकते हो, और अपॉन में जो 2 था वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 200y, ठीक है, और माइनस का 100। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, बट आपको आई होप ये समझ में आया होगा। 600 से 600 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आया अगले स्टेप में 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 600 अपॉन में y इंटू 2 है, तो 2 से ये खत्म होगा, 300 आएगा,
सो ये हो गया 300 अपॉन वाई, माइनस का 200 वाई, और माइनस का बेटा हुआ 100। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व कर लूंगा, है ना, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो ये इक्वेशन मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। तो अभी नए पेज पे मैं ये इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ। तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी है बेटा, 0 = 300 अपॉन में y माइनस का 200 y माइनस का 100, ठीक है, माइनस का 200 y माइनस का 100। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया 300 अपॉन y, y एलसीएम लिया तो 300 एज इट इज आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 200 y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 100 y, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 0। ये y उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बचेगा माइनस का 200 वाई स्क्वायर माइनस का 100 वाई प्लस का 300 इज इक्वल्स टू 0। क्यों ना मैं माइनस का 100 कॉमन लूँ सब में से। तो जैसे ही मैं माइनस का 100 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस का y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये माइनस का 100 उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो लॉजिकली 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 3 आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करो, बट ये क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है तो हम इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स 2 इज 6, ठीक है, तो माइनस का 6 चाहिए, और अगेन 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 y भी आ जाएगा। बहुत आसानी से मेरे पास इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो अगर मेरे पास बहुत आसानी से इसके फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं और फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सिंपल, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2y स्क्वायर एज इट इज प्लस में 3y माइनस का 2y, देखो 3y माइनस 2y विल बी 1y, और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज रखा। 2, ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है। हम्म, तो वैसे रब कर रहा हूँ। y मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा 2y, और यहाँ पे बचा 3, माइनस में 1 मैं निकालूंगा तो 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके पास भी 2y प्लस 3 है, इसके पास भी 2y प्लस 3 है, तो 2y प्लस 3 कॉमन निकाला और y माइनस 1 बचा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की एक वैल्यू आ रही है माइनस का 3/2, और y की दूसरी वैल्यू आ रही है 1। तो y इज टाइम ना, y इज व्हाट, टाइम। तो बेटा टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। तो y इज इक्वल्स टू 1, तो यानी y ओरिजिनल टाइम जो था वो 1 आवर का था, ठीक है, ओरिजिनल टाइम क्या था, 1 आवर का था। तो ओरिजिनल टाइम निकालना था आपको, जो कि होगा 1 आवर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। हम मैंने पहले इनिशियली दो वेरिएबल्स लिए, एक स्पीड के लिए और एक टाइम के लिए। बाद में पर जब मैंने इक्वेशन बनाई, क्योंकि बन इक्वेशन एक ही रही है, तो इक्वेशन जब मैंने बनाई तो मैंने जो दूसरा वेरिएबल x लिया था उसको y के टर्म्स में निकाल लिया। लॉजिक समझ में आ रहा है, उसको y के टर्म्स में निकाल लिया, और y के टर्म्स में निकालने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और y की वैल्यू मैंने निकाली। अंडरस्टूड। अगर आप x की वैल्यू निकालते तो फिर x की जो वैल्यूज आती उसको इधर इनपुट करते तो y आपको निकलता, तो वो भी कर सकते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया पिछले वाला तो प्लीज पॉज करके रिवाइंड कर लो, आराम से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो ये 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 3 में, पेयर ऑफ यूनिट इक्वेशन। तो करना वैसे ही है, स्टार्टिंग तो आप वैसे से ही करोगे। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। देखो डिजिट्स का प्रोडक्ट जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो लगभग कहीं ना कहीं स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन की का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई करके ही आपस में स्क्वायर बना सकती है, या स्क्वायर होकर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकती है, ठीक है। तो कह रहे हैं अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। तो डिजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, तो 14 आएगा। मतलब अगर एक डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके x इंटू वाई करके 14 आता है। And when 45 is added to the number, then the digits interchange their places.
और अगर नंबर में मैं 45 ऐड कर दूं तो डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं अपने प्लेसेस को। तो पहले तो आप वंस प्लेस पे कुछ मान लो, है ना। ध्यान से जब मैंने टू डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था तो आपको बताया था कि वंस प्लेस पे आपने x माना और टेंस प्लेस पे अगर आपने y माना तो आपका नंबर हो जाएगा बेटा क्या, क्योंकि टेंस प्लेस पे y है तो 10y, वंस प्लेस पे x है तो 10y प्लस x, ये आपका नंबर हो जाएगा। और ध्यान से बेटा रिवर्स की भी बात की गई थी, रिवर्स ऑफ अ नंबर भी निकाला गया था कि अब जब आप रिवर्स करोगे तो वंस प्लेस पे कौन आ जाएगा y, टेंस प्लेस पे कौन आ जाएगा x, तो जो रिवर्स है वो आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये दो बातें तो आपको लिख लेनी थी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 14 है। तो यानी डिजिट्स क्या है, x और y है, तो यानी x और y को मल्टीप्लाई करके 14 आएगा। तो देखो यहाँ से आपको कंडीशन मिल जाएगी, इजंट इट, यहाँ से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, x इंटू वाई जो है वो 14 है। तो यहाँ से y की वैल्यू बेटा, यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या y की वैल्यू 14 अपॉन x होगी, है ना। ये y आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिलाएगा, 14 अपॉन एक्स वाई यूज करना है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम आगे की बात करते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, यानी नंबर में मैं अगर 45 जोड़ दूं, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि वो रिवर्स बना देते हैं नंबर का, तो दैट विल इक्वल टू द रिवर्स। तो नंबर क्या था बेटा 10y प्लस एक्स, अगर आप इसमें 45 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 10x प्लस वाई। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, है ना। इसको अभी अभी इसको मैं एक्स एक्स और वाई वाई साथ में लिख लेता हूँ, तो 10y माइनस का y हो जाएगा तो 9y, x माइनस का 10x होगा तो माइनस का 9x, प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से 3 तो कॉमन आ ही सकता है 9 कॉमन आ सकता है, इनफैक्ट 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस का x और 9 5 सा 45, तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो लॉजिकली इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स प्लस 5, है ना। नया पेज, 9 y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो लॉजिकली y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। 9 उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने पिछले वाले पेज पे आपको बताया था कि क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन बन रही है वो भी टू वेरिएबल में, और कोई कंडीशन दूसरी है भी नहीं सॉल्व करने के लिए, तो मुझे क्योंकि प्रोडक्ट गिवन था x इंटू वाई बराबर 14 गिवन था, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली थी 14 अपॉन एक्स। तो अब y की वैल्यू 14 अपॉन एक्स रख दो, माइनस में x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। जैसे आप करोगे, हमने क्या किया है, पुट y इज इक्वल टू 14 अपॉन एक्स, जो कि हमने निकाला हुआ था। इधर से अब देखो क्या, अब आप एलसीएम लेके एक डिग्री टू इक्वेशन बना दोगे, आप बन जाएगी सर आराम से। एक्स ले लिया एलसीएम, उसके बाद यहाँ पे 14 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 0। ये x उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और खत्म हो जाएगा। फाइनली मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0। अब क्यों ना मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ, जिससे साइन चेंज हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 5x हो गया और माइनस का 14 हो गया। फिर से आप चाहो तो मतलब स्प्लिटिंग करो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर कर अपना आंसर निकालो। देखो आपको 5 लाना है और 14 लाना है, जो कि 7 टाइम्स 2 से पॉसिबल है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर से कर लेते हैं। क्यों ना एक क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी तक हमने यूज ही नहीं करा, तो लेट्स यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। तो लेट्स फाइंड आउट डिस्क्रिमिनांट, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा डी जब आप निकालोगे, बी का स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज एक्स का स्क्वायर इज, एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1 तो 1 टाइम्स सी इज माइनस 14 बेटा, सी इज माइनस 14। तो देखो बेटा ये हो गया 25, 5 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 और माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड 14 टाइम्स 4 इज 56। तो अभी देखो डी पॉजिटिव आ रहा है ना, 6 प्लस 5 इज 11 एंड 5 प्लस 2 इज 7, 81 आ रहा है डी। तो ऑफ कोर्स डी आपका 81 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है।
तो यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और अब हम निकालेंगे कैसे? x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस का रूट d अपॉन 2a एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का b माइनस का रूट d अपॉन 2a। ठीक है, x इज इक्वल्स टू बेटा माइनस का b, क्या है माइनस का b? देखो b क्या है, b b b b b b b इज यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी। ठीक है, ये रही इक्वेशन। तो देखो ध्यान से देखो, b क्या है, माइनस का 5 है, तो a क्या है, 1 है, और c क्या है, -14 है। ठीक है, वापस b इज -5, तो माइनस माइनस का 5 प्लस का रूट d, तो d तो 81 निकाला था, तो रूट अपॉन रूट 81 अपॉन में 2 टाइम्स a ध्यान से देखो जरा क्या है, a क्या था, a है 1। ठीक है, a है 1। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस माइनस का 5 माइनस का रूट 81 अपॉन में 2a, तो x की वैल्यू होगी बेटा 5 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस में देखो ये रूट 81 इज 9 ना, तो 9 कर लेते बेटा, 9 कर लेते, 9 कर लेते, 9 कर लेते हैं, तो क्या आएगा 9 प्लस 5 अपॉन में 2, दिस इज 14 अपॉन 2, दिस इज x इज इक्वल टू 7। और यहाँ से 5 माइनस 9 अपॉन 2 यानी कि x की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन 2 यानी कि x की वैल्यू माइनस का 2। अच्छा, x नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि एक तो x डिजिट है ना, x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x शुड बी पॉजिटिव। अगर x 7 है तो y क्या होगा? देखो प्रोडक्ट गिवन था आपको, प्रोडक्ट गिवन था आपको, प्रोडक्ट गिवन था x इंटू वाई बराबर 14, तो अगर x आपका क्या है 7 निकाला, तो y क्या हो जाएगा 14 अपॉन 7, 2। ठीक है, तो y हो गया 2, x हो गया 7, अंडरस्टूड? तो x हो गया 7, y हो गया 2, ये आपका नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो 27 इज द नंबर, है ना, y2 है 27 आपका नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखो तो 10 टाइम्स 2 20 प्लस 7 इज 27, तो नंबर आ गया आपका 27, रिवर्स हो गया 72। अंडरस्टूड? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार रिवर्स करके पॉज करके आराम से देख लो, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं सिर्फ इक्वेशन बनाता हूँ, सॉल्व आप खुद से कर लेना, है ना, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लेना, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना, हम सिर्फ इक्वेशन बनाते हैं फटाफट। द एज ऑफ अ फादर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो फादर की एज जो है सन की एज के स्क्वायर के बराबर है। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन इज 66। ओके, देयर प्रेजेंट एजेस आपको पता करनी। अच्छा, प्रेजेंट एजेस आपको नहीं पता, बट आपको गिवन क्या है, द एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। सो एज ऑफ फादर, फादर्स एज is equal to the square of the age of the son is equal to the son's age whole square, या फादर की जो भी एज है वो सन की एज का स्क्वायर के बराबर है। अंडरस्टूड? चलो फादर की एज को आप मान लेते हो, फादर की एज मान लेते हो आप x, और सन की एज आप मान लेते हो y ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फादर यानी जो x है वो y सन की एज के स्क्वायर के बराबर है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक पहली कंडीशन आपको मिल जाती है। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है the sum of the ages of the father and 5 times the age of his son according to question। sum of the age of the father यानी फादर की एज जो कि x है प्लस 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, सन की एज का 5 टाइम्स, सन की एज कितनी है y है, उसका 5 टाइम्स यानी 5 बाय इज 66 इज इक्वल टू 66। अच्छा, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अब जरा मुझे बताना क्या x बराबर वाई स्क्वायर है? हाँ जी सर, x तो वाई स्क्वायर है, तो x की जगह पे वाई स्क्वायर रख दो आप, प्लस का 5 बाय माइनस का 66 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके y की वैल्यू निकाल लोगे, और जैसे ही y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आप इनपुट कर दोगे, है ना, y लेट्स से 4 आ गया या 5 आ गया या 10 आ गया मान लो, तो y का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 100, तो फादर की एज 100, ऐसा तो होगा नहीं वैसे, 6 7 7 कुछ आ जाएगा मान लो, y 7 तो 7 का स्क्वायर 49, तो फादर इज 49, है ना, तो ऐसा कुछ चलेगा। तो y की वैल्यू आप इससे निकाल लोगे और y की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर से आप x निकाल पाओगे। ठीक है, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना, चाहे आप
को भी दूसरा मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टू पाइप्स। अब देखो ये सिस्टर्न एंड पाइप वाला क्वेश्चन है। टू पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट। दो पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो वो 6 मिनट में पूरे टैंक को भर देंगे। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर पाइप टू फिल द सिस्टम, अगर एक पाइप 5 मिनट ज्यादा ले रही है दूसरी पाइप से, ठीक है, सो टाइम बाय, अच्छा देखो, जो स्मॉलर पाइप होगी वही ज्यादा टाइम लेगी ना, जो छोटी पाइप है उससे कम पानी आ रहा होगा, तो उससे अगर आप भरोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मोटी जो पाइप है उससे ज्यादा पानी आता होगा, तो उससे आप भरोगे तो कम टाइम लगेगा। तो टाइम बाय स्मॉलर टैप, टाइम बाय लार्जर टैप। अगर x मिनट है उसमें, यानी एक बड़ी जो टैप है उसको अगर x मिनट लग रहे हैं, है ना, तो जो स्मॉलर टैप उसको ज्यादा लगेंगे 5 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो जो स्मॉलर टैप को टाइम लगेगा वो होगा x+5 मिनट। हाँ जी, यस और नो? तो अच्छा, इस केस में ऐसा तो नहीं है कि दोनों को अगर मैं खोल दूं तो अगर एक को लग रहे हैं 10 मिनट मान लो, और दूसरों को लग रहे हैं 15 मिनट, एक को ज्यादा लग रहे हैं ना 5 मिनट, तो अगर एक टैप को अकेला भरने में लग रहे हैं 10 मिनट, दूसरे टैप को अकेले भरने में लग रहे हैं 15 मिनट, तो दोनों टैप को जब आप एक साथ खोल दोगे तो क्या टाइम कम लगेगा उन दोनों को या टाइम ज्यादा लगेगा उन दोनों को? क्या टाइम ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 मिनट इसको लग रहे हैं और 15 मिनट इसको लग रहे हैं तो 25 मिनट में वो भरेगा? नहीं नहीं नहीं, वो 25 मिनट में नहीं, वो तो अब 10 मिनट से कम समय में भर जाएगा। अब कितना कम समय में भरेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए कैसे क्या करते हैं, आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते, यानी 10 मिनट और 15 मिनट को ऐड नहीं कर सकते। क्या ऐड कर सकते हैं? उनका काम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है देखो 6 मिनट में भर पा रहे हैं ना, अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो 6 मिनट में भर पा रहे हैं। हाँ, पहले तो आप ये देखो कि वो 1 मिनट में जो लार्जर टैप है वो कितना भर पाएगा। ओके, टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय लार्ज टैप। लार्जर टैप से अगर आप भरना चाहो तो 1 मिनट में कितना भर पाएगा? अगर वो x मिनट में पूरा भर देता है तो 1 मिनट में 1/x भरेगा। जैसे अगर कोई काम आप 10 मिनट में खत्म कर लेते हो तो 1 मिनट में आपने कितना काम किया होगा? 1/10। 2 मिनट में 2/10। सिंपल। अच्छा, टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय स्मॉलर टैप। अब जो स्मॉलर टैप है वो 1 मिनट में कितना टैंक फिल कर रहा होगा? देखो, अगर वो x+5 मिनट में भर देता है तो 1 मिनट में वो भरता होगा 1/x+5, इजंट इट? तो अगर वो दोनों मिलके 6 मिनट में भर देते हैं, दोनों मिलके 6 मिनट में भर देते हैं, तो वो 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भरते होंगे? 1/6। तो दोनों मिलके 1 मिनट में 1/6 भरते होंगे। टैप फिल्ड बाय बोथ इन 1 मिनट, दैट विल बी इक्वल टू 1/6, क्योंकि वो 6 मिनट में दोनों मिलके भर देते हैं। तो 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भरेंगे? 1/6। तो 1 मिनट में ये कितना भर रहा है लार्जर टैप? 1 मिनट में वो भर रहा है 1/x। ये स्मॉलर टैप 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/x+5। तो दोनों अब जब जोड़ देंगे साथ में, दोनों का काम तो जोड़ सकते हैं ना। दोनों 1 मिनट में ये इतना भर रहा है, 1 मिनट में ये इतना भर रहा है, तो दोनों ने मिला के कितना भरा? 1/6। तो 1/x प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6। इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। करते हैं सॉल्व, ठीक है। 1/x प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6। x ब्रैकेट x+5, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे x और x+5 का। तो अब x से x खत्म हुआ, x+5 ऊपर एज इट इज, प्लस में प्लस में x+5 से x+5 खत्म हुआ। ओके, तो x टाइम्स 1 इज x ओनली इज इक्वल टू 1/6। ओके, तो ऊपर देखो x प्लस x इज 2x प्लस 5, अपॉन में नीचे आया x² प्लस का 5x इज इक्वल टू 1/6। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 उधर चला जाएगा और ये x² प्लस 5x इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 6 ब्रैकेट 2x प्लस 5, और ये हो गया x² प्लस 5x। तो ये हो गया 12x प्लस 30 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। और जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो x²
ट्वेल्व एक्स उधर जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा और माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0 बेटा। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, अब आप चाहो तो आपको उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो, कुछ भी लगाना है वो लगा लो। ओके, और आसानी से आ जाएगा। तो देखो वैसे 10 माइनस थ्री करो, माइनस 10 प्लस 3 करोगे तो आपको ये 7 और 30 दोनों मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आसान है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आसान है। तो इसमें 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 लॉजिकली x प्लस 10 x माइनस 3 आएगा। हम्म, x प्लस 10 x माइनस 3, इसके दो फैक्टर आएंगे, x प्लस 10 x माइनस 3। तो यानी x की वैल्यू नेगेटिव 10 एंड x की वैल्यू प्लस 3, तो प्लस 3 ही हो सकती है, नेगेटिव 10 तो नहीं हो सकता। तो जो लार्जर टैप है उसे 3 मिनट लग रहे हैं और जो दूसरा वाला टैप है उसे डेफिनेटली 5 प्लस 3 8 मिनट लगेंगे। चेक कर लेना एक बार, जो फैक्टर्स लिखे हैं वो मैंने ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे। आई होप ये ठीक है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर कर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से अगर इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो बैक, चेक इट अगेन। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से देखो बेटा। एन एक्सप्रेस ट्रेन मेक्स अ रन ऑफ 240 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो अगेन 240 किलोमीटर चल रही है किसी स्पीड पे। अनदर ट्रेन whose स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस। दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर कम है। टेक्स एन आवर लॉन्गर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसको एक घंटा ज्यादा लगता है, ऑफ कोर्स लगेगा, स्पीड उसकी कम है तो एक घंटा ज्यादा लगेगा, लग रहा है उसको। फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन निकालनी है। देखो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन को आप x मान लो, अदर ट्रेन की जो स्पीड है वो 12 बेटा 12 किलोमीटर पर आवर कम है, तो वो होगी x माइनस 12 के एम पी एच, के एम पी एच। ओके, चलो करते हैं इसको हम। हम्म, या तो अब हम बात करते हैं, कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं। ये कौन सा कलर ले लेते हैं, आई थिंक ये ठीक है। तो अब स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्स, दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड है एक्स माइनस 12। तो डिस्टेंस तो 240 ही है ना। अच्छा, इसको टाइम हम मान लेते हैं बेटा वाई आवर्स लग रहे थे। जो तो अदर ट्रेन का जो टाइम है, अदर ट्रेन का जो टाइम है वो ऑफ कोर्स एक घंटा ज्यादा है तो वाई प्लस वन होगा। अच्छा, दोनों के केस में ना, दोनों के केस में डिस्टेंस तो 240 किलोमीटर ही है ना। तो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस आएगा आपका क्या, 240 किलोमीटर कैसे आएगा, एक्स इंटू वाई करके 240। अच्छा डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या है 240। अच्छा डिस्टेंस स्पीड टाइम होता है, स्पीड क्या है एक्स माइनस 12, टाइम क्या है वाई प्लस वन, एंड दिस शुड इक्वल्स टू 240। नाउ यहाँ से आप देखो, यहाँ से पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, ये थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। एक्स माइनस 12 है, प्लस लग रहा है वैसे, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12। ठीक है, और एक्स माइनस 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को वाई से करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा। एक्स प्लस वन है ये, वाई प्लस वन है ये, तो एक्स टाइम्स वन हो जाएगा एक्स प्लस का एक्स, माइनस का 12 वाई, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 240। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो एक्स वाई की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी है 240, तो इसकी जगह पे आप 240 रख दो, प्लस में एक्स, माइनस का 12 बाय माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 240, 240 से 240 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिला x माइनस का 12 बाय माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है, तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। ठीक है, निकालना क्या, फाइंड द स्पीड। हाँ तो y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल्स टू 240 अपॉन x। तो अब ये जो y की वैल्यू है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो y की जगह पे, तो आपको x मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो लेट्स डू दिस, x माइनस 12 बाय एक्स माइनस 12 बाय माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0।
एंड पुट y is equals to 240 अपॉन में x. अंडरस्टूड. तो x एज इट इज माइनस का 12, y जो था y की जगह पे 240 अपॉन में x आया, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0. जब आप एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, आप एलसीएम लोगे तो x आएगा, x टाइम्स x, तो x स्क्वायर माइनस का x से x डिवाइड हो गया, 12 टाइम्स 240. सो अगर आप 12 टाइम्स 240 करोगे तो कितना आने वाला है, जरा हम 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8, 2 times 2 is 4, 4, 2, this is 2, 8, 8, I hope. So 2, 8, 8 and एक 0 already है तो 0, माइनस में 12x is equals to 0. ये x उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, तो लॉजिकली x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 2880 ऐसा कुछ आ रहा है. तो देखो अब यहाँ पे देख रहे हो 2880 बहुत बड़ा नंबर है, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना चाहिए, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो बेटा और x की वैल्यू निकालो, और जो x की वैल्यू होगी वो वही आपकी स्पीड होगी एक्सप्रेस ट्रेन की. हमें स्पीड निकालनी थी एक्सप्रेस ट्रेन की, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को हमने x माना हुआ था. आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी. अंडरस्टूड. आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. हाँ, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 11 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ बोट हम ले लेते हैं. It can go 12 kilometer upstream and return downstream to the original point in 2 hour 45 minutes. अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं पता मोनिका, वो मान लेते हैं क्या, y, x मान लेते हैं, इज x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अच्छा, अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी. अपस्ट्रीम ध्यान से सोचो क्या होता था, अगर अपस्ट्रीम जा रहे हो मतलब आप अगेंस्ट जा रहे हो, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो पानी यानी जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो नेट स्पीड माइनस कर कर आएगी. आपकी स्पीड इस तरफ, आपकी डायरेक्शन इस तरफ है और पानी इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो नेट स्पीड है वो माइनस कर कर आएगी. तो स्पीड अपस्ट्रीम के केस में हो जाएगी, क्योंकि इस बोट की स्पीड 11 है, स्ट्रीम की स्पीड x है, तो 11 माइनस x हो जाएगी. ओके. इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट. ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर. ओके, डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं. स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड देखो, डाउनस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में वाटर यानी जो स्ट्रीम है वो भी जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है. अगर दोनों की डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे. ठीक है, तो इस केस में आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, वाटर यानी स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, नेट स्पीड 11 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि वो रिटर्न द डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट यानी सेम ही जगह पर आ रहा है भाई. जितना वो आगे गया उतना ही पीछे आ रहा है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या ही है, 12 किलोमीटर है बेटा. ठीक है. उसको ये सब करने में कितना लग गया, 2 घंटे 45 मिनट, 2 hour 45 minutes लग गए. तो टोटल टाइम इज 2 hour 45 minutes, है ना. अच्छा, टोटल टाइम कैसा आया होगा, टाइम जितना उसको अपस्ट्रीम में लगा प्लस में टाइम जितना उसको डाउनस्ट्रीम में लगा उतना मिला के 245 होगा, 2 hour 45 होगा. तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 2 hour 45. अच्छा, 45 मिनट इज नथिंग बट 2 hour 45 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं लिखता, प्लस लिख देता हूँ या मिक्स में लिख देता है, तो 45 अपॉन 60 आर. ठीक है, तो लॉजिकली ये हो जाएगा 15 टाइम्स 3, 15 टाइम्स 4, सो 2 3/4 आर लग गए उसको. अच्छा, टाइम ऑफ बेटा, अगर मैं कहूँ टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है बेटा 12, स्पीड कितनी है 11 माइनस एक्स,
प्लस में टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम बेटा, टाइम फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस डिस्टेंस है तो बेटा 12 और स्पीड है 11 प्लस एक्स एंड दिस इज 2 3/4 के इक्वल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले पेज पे करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 11 माइनस एक्स प्लस में 12 11 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 3/4। मिक्स फ्रैक्शन है, 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, तो ये 11/4 हो जाएगा। इधर से आप एलसीएम ही लोगे तो 12 11 प्लस एक्स प्लस में 12 11 माइनस एक्स अपॉन में 11 प्लस एक्स 11 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 टाइम्स 4 इज 8 प्लस 3 इज 11/4। इधर आएगा आपके पास 12 टाइम्स 11 बेटा, तो ये 12 एंड 12 हो जाएगा 122, है ना, 132। तो ये 132 प्लस 12x प्लस में 132 माइनस का 12x अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, तो 11 का स्क्वायर इज 121 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, 12x प्लस 12x माइनस ये खत्म हो गया, 132 प्लस 132 इज 264 और इधर से मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और ये 11 से जाके उधर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 121 माइनस का 11 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। मैं इस 11 को नीचे इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो। अंडरस्टूड? ओके, ये था 264 टाइम्स इट बाय 4 अपॉन में 11 इज इक्वल्स टू में कितना था, या 121 माइनस एक्स स्क्वायर, 121 माइनस का एक्स स्क्वायर। सो 11 से कैंसिल करो इसको, 11 टाइम्स 2 is 22 and 11 times 4 is 44. So ये आ गया 21 times 4 is equals to 121 minus का x square। ठीक है, तो 4 times 4 is 16, yeah, 4 times 2 is 8, so 96 minus का 121 is equals to minus x square। तो ये हो गया, कितना हुआ, प्लस 4 करोगे, हाँ या, तो ये माइनस का 25 बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से माइनस खत्म होगा, रूट में 25 प्लस माइनस रूट 25 इज इक्वल्स टू एक्स, तो यानी कि प्लस का माइनस का 5 आ जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू एक बार प्लस की 5 है और एक बार माइनस की 5 है, एक्स कैन इक्वल्स टू 5 एंड एक्स कैन आल्सो इक्वल्स टू -5। तो ये आपके एक्स की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ और टाइप के क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली बनते हैं, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, नहीं आएंगे तो हम उनको फिर से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और आप कमेंट डाउन करिए, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सॉल्व कराया जाएगा। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हम वन शॉट बनाते रहेंगे, हम वीडियोस बनाते रहेंगे, क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, जेई की प्रिपरेशंस भी कराते हैं। तो मैथ से रिलेटेड किसी भी क्लास में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली सॉल्व दैट आउट। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and till the next time we meet guys, take care, bye bye।